अस्सलामुअलैकुम। न्यू रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। उम्मीद करते हैं आपके रोज़े खैर आफियत से चल रहे होंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। और रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर वादी नीलम का, जहाँ पर सिर्फ मौसम बेहतर नहीं हो गया बल्कि वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। जो सयाह वहाँ पर मौजूद हैं, जो शहरी वहाँ पर मौजूद हैं, वो विटनेस करें इस अच्छे मौसम को। और अप्रैल में बिल्कुल भी वहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है, इतना अच्छा मौसम हो सकता है। तो इस हवाले से उस्मान तारिक चुगताई से मजीद बात करेंगे। उस्मान बताएगा कैसा मौसम है यहाँ का महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, कितनी देर तक मजीद बर्फबारी हो सकती है। भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। नीलम वैली में जाती सर्दी जो थी वो फिर लौट आई है। नीलम वैली के अंदर ज़ेरी इलाकों में बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। तो दूसरी जानब भलाई इलाकों में, जिनमें केल, सुरगन, शारदा, ताओबट और जागरां वैली के इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी की वजह से मौसम सरमा पूरी तरह से लौट आया हुआ है। मौसम सरमा के जाते जाते दोबारा से बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले की वजह से मौसम बहार का जो मज़ा था वो मानंद पड़ चुका है। इस वक्त मई अप्रैल में नीलम वैली के अंदर मौसम बहार के जो नज़ारे होते थे, उनकी वजह से जो सियाह हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे मौसम सरमा देखने, मौसम बहार को एंजॉय करने के लिए, उन्हें मौसम बहार के साथ साथ मौसम सरमा के मज़े लेने को भी मिल रहे हैं। बालाई नीलम वैली के इलाकों में बर्फबारी की वजह से जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहाँ जो इलाका मुकीन हैं और दीगर जो लोग यहाँ पे सियाह हजरात आए हुए हैं, उन्होंने गर्म मलबूसात और गर्म चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बारिशों और बर्फबारी के सिलसिले की वजह से जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे राब्ता, ज़मीनी राब्ता जो है वो भी मुनक़ता हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बर्फबारी की वजह से जो नीलम वैली के बलाई इलाकों में मौसम बहार की वजह से फलों के दरख्तों ने फूल निकाले थे, वो फूल भी मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से फलों की पैदावार में भी जो है वो नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िली हेडक्वार्टर 8 मकाम में। गुज़िश्ता 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी रहने के बाद इस वक्त यहाँ पर भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा और एक बार फिर से जो है नीलम वैली के अंदर भी मौसम गर्मा, मौसम बहार का आगाज़ हो जाएगा और आइंदा चंद रोज़ तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान तारिक चुगताई, हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद कश्मीर वादी नीलम से, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं, घर हैं, दरख्त हैं, वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। खैर मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इलेक्शन हो गया नहीं, बेयकीनी बरकरार, पार्लियामेंट, सुप्रीम या अदलिया, नई बहस चल पड़ी। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का वाहिद साथी साबित। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत और यौम यतामा। अचारी गोश्त, स्ट्रॉबेरी कूलर और सिब्रोसो नगेट्स का मजेदार पकवान भी होगा आज के शो का हिस्सा। और पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात का नया शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, जिसके तहत इलेक्शन की तारीख 14 मई मुकर्रर की गई है। किसी को पसंद हो या नापसंद हो, आईनी तौर पर जो काबिल निफाज है वही होता है, जिसका ऐलान मुतल्लिका अदालत की जानिब से भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी ये ख्याल है कि अगर पंजाब के इंतखाबात हो भी जाते हैं तो 14 मई को उसके बाद भी जो हालात हैं वो किसी सूरत सुधरते नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि जो इमरान खान के हालिया बयानात हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि इन दिनों जब अंदरूनी सियासी महाज पर मुखालिफिन के लिए लोहे का चना साबित हो रहे हैं, उनके पास जमानतें भी मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि वो बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। अब इमरान खान ने खलीजी अखबार को इंटरव्यू दिया, जिसमें वो कहते हैं कि जहाँ उन्हें एतमाद भी है इस चीज़ का कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बली अगर इंतखाबात होते हैं तो उनकी जो पार्टी की फतह है उन्हें उसका पूरा यकीन है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है और इंतखाबात में क्या होता है वो खान साहब कह रहे हैं कि ये मैं कुछ नहीं कह सकता, जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि हमने उस रिजल्ट को कबूल करना है या नहीं करना। और इमरान खान ने यहाँ 2 बातें और भी की हैं कि उनको अपनी पार्टी की फतह का यकीन है। दूसरा, नताइज की बात की जाए तो अगर उनकी पार्टी कामयाबी हासिल नहीं करती तो फिर जो एहतजाज है और मारधाड़ की जो सियासत है वो तो फिर जारी रहेगी, क्योंकि खान साहब भी फैसले मानने में हम देखते हैं कि कतराते हैं। जबकि दूसरी हुकूमत अब पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित करने पर तुली हुई है और आज कौमी असम्बली 3 जजेस के अदालती फैसले के खिलाफ
पार्लियामेंट में वो करारदाद मंजूर कर चुकी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी इलेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनकी जानिब से जो पंजाब में होने वाले इलेक्शंस हैं उसकी डेट्स अनाउंस की गई थी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग शोख्ताई साहब ने, उनसे मजीद बात करेंगे। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती अब साबित करना चाहती है। फैसला तो हम देख रहे हैं कि जो फैसला होना था वो तो हो चुका है। अब आपको लगता है बहस फजूल है कि कौन सा इदारा सुप्रीम है? पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून की हिफाजत की जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पार्लियामेंट बालादस्त है। पार्लियामेंट ने आइन बनाया, आइन ने मुख्तलिफ इदारों को जन्म दिया। तो ये जो ना सुप्रीम कोर्ट है और एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये सब आइन के बच्चे हैं जी। और अल्टीमेटली पार्लियामेंट के बच्चे हैं। पार्लियामेंट सॉवरन है, सब जगह किताबों में ये लिखा हुआ है। इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में तो ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक अ मैन वुमन एंड अ वुमन अ मैन। ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून लाए तो। अब यहाँ जो पार्लियामेंट के साथ जुल्म हुआ है वो बड़ी दर्द भरी कहानी है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, हम जहाँ खड़े हैं आज, जहाँ हम किनारे पे खड़े होकर देख रहे हैं कि दूसरों की फसलें लहलहा रही हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उनकी तरक्की का जवाब नहीं है, वो हमसे हमारे बाद आज़ाद होने वाले हमसे आगे निकल गए। उसकी वजह ये थी कि हम उनके यहाँ पार्लियामेंट रही, उनके यहाँ डेमोक्रेसी रही, उनके यहाँ बुनियादी शऊर रहा, बुनियादी हुकूक रहे। वो आगे चले गए, आगे निकलते चले गए, और अब हम तालियां बजा रहे हैं बैठ के उनको देखे, वाह वाह क्या बात है। तो पार्लियामेंट के साथ क्या हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब सुनने वाले पढ़े लिखे हैं। अयूब खान ने आके क्या किया, मौलवी तमीजुद्दीन खान ने, पहला मुजरिम पाकिस्तान का जज, चीफ जस्टिस मौलवी तमीजुद्दीन खान, जिसने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया कि असम्बली को तोड़ना नाजायज है, और असम्बली का तोड़ना जायज करार दिया। किस लॉ के तहत? ब्रिटिश लॉ के तहत जी। क्योंकि क्वीन के अंडर में आते हैं हम, इसलिए जायज है। अभी तुम कौन थे भाई तोड़ने वाले? फिर खैर उसके बाद एक तवील अरसा गुजरता है माशाअल्लाह का, फिर एक छोटी सी आती हुकूमत, फिर उसको आप उड़ा देते हैं, फिर ज़िया-उल-हक साहब आ जाते हैं या खान के बाद, और ज़िया-उल-हक आके एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को, जो मेरे ख्याल है सबसे मकबूल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको फांसी दे देते हैं आप। और वहां भी अदालत ज़िया-उल-हक को फ्री हैंड देती है कि जाओ जो चाहो करो आइन के साथ। यार आज जो रो रहे हैं ना आइन आइन जी, ये वही हैं जिन्होंने ज़िया-उल-हक से कहा कि जो चाहो तरमीम कर लो आइन के साथ। बिल्कुल हिस्ट्री से तो सब वाकिफ हैं, हिस्ट्री हमने देखा बड़ी बार रिपीट भी हुई है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं इससे सीख तो कोई भी नहीं रहा। किसी भी सियासतदान की बात कर लें, आज भी हम देख रहे हैं कौमी असेंबली में 3 जजेस के अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर चुकी है। आपको लगता है इसका कोई फायदा होगा, मजीद तसादुम इससे होगा? और अगर 14 मई के इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद क्या मुल्क में हालात नॉर्मल हो जाएंगे या यही सब चलता रहेगा? पहले तो ये जुमला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर 14 मई के इंतखाबात हो जाते हैं जी, इसमें अगर को रखिएगा, अगर इसमें शामिल रहना चाहिए जी। मेरा ख्याल ये है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, हालात और ख़राब होंगे, कोई कबूल करेगा कोई कबूल नहीं करेगा अगर इंतखाबात हुए जी, अगर इंतखाबात हुए। अच्छा, दूसरे ये भी मुतनाज़ा बात है, मैं बहुत अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये भी मुतनाज़ा बात है कि ये फैसला है 2-3, 4-3, 5-3, 6-3, याद है ना आपको सब जी, ये सब गिनती याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये फैसला है, क्या ये राय है, क्या ये बाइंडिंग है? पार्लियामेंट की करारदाद है कि भाई साहब हम नहीं मानते इसको, ये अक़लियती फैसला है। जज भी कहते हैं। अच्छा बात ये, चल ठीक है, पार्लियामेंट गलत, पार्लियामेंट की ये ऑफर बहुत स्ट्रांग है कि आए बैठे फुल कोर्ट ले आइए, वो फैसला कर दे। अगर वो फैसला ये कर दे मेरे ख्याल में कि 14 मई के इंतखाबात आप 30 अप्रैल को करा लें तो करा दें, कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। फुल कोर्ट देखिए दुनिया में हर जगह पर, इंडिया में, इंग्लैंड में, बांग्लादेश में
जो पिनू जज होते हैं ना, सीनियर जजेस होते हैं, उनका बड़ा इख्तियार होता है। और जो सेकंड इन कमांड होता है वो तो वर्चुअली चीफ जस्टिस होता है। हिंदुस्तान में एक बार ये हरकत हुई थी कि सीनियर जजों को हटाकर जूनियर को ले आया गया था, तो 5 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वो सब कुछ तहस नहस हो गया था। अच्छा, हिंदुस्तान में एक और बात भी, हमारे तो बड़ी गलतियां हुई ना सियासतदानों से। नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जाकर जस्टिस इफ्तिखार के मुतालबा मंजूर कर लिया कि जजेस का तकर्रुर सिर्फ जजों का इख्तियार होगा। हिंदुस्तान में नहीं, वो हुकूमत का इख्तियार है, गवर्नमेंट का इख्तियार है। कई जगह पे तो बहुत गलतियां हुई हैं हमारे इस फैसले में, बुनियादी गलतियां हैं। सुना नहीं गया, तमाम पार्टियों को सुना नहीं गया, जल्दी में थी कोर्ट, गुस्से में थी कोर्ट, लगता है अदालत को गुस्सा था, किसी बात पे गुस्सा था, और उसने ना तो इलेक्शन कमीशन को ठीक से सुना, ना सियासी पार्टियों को फरीक बनाया। एक सियासी मामला था। अभी जो करंट सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो तो बिल्कुल फेस टू फेस आना चाह रही है अदलिया के। जिस तरह से कुछ दिन पहले मरीम नवाज ने भी कहा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो भी जाती है वजीर आजम के इस मामले पर तो हम तो तैयार हैं, और अगर दूसरी जानिब बजट भी नहीं दिया जाता, उस हवाले से भी कोई बिल पेश कर दिया जाता है, तो क्या पूरी पार्लियामेंट को फिर बुला लिया जाएगा अदालत में, हद के इज्जत के तौहीन अदालत के हवाले से? मजा आएगा, मजा आएगा। आप देखें ना, कौन बुलाएगा? 3 जज पूरी पार्लियामेंट को बुलाएंगे जो आइन में तरमीम कर सकती है। जी, आप सोचें, 3 जज पूरी काबीना को बुला लेंगे जो फैसले कर सकती है, और क्या होगा उसके बाद? चले बुला लिया आपने सबको बरतरफ कर दिया, आपने कहा सब डिस्क्वालीफाई, उसके बाद क्या होगा? उस पर नतीजा क्या होगा उसके बाद? क्या आपके ख्याल में ये पार्टियां छोटी पार्टियां हैं? इन पार्टियों की कोई से नहीं है, इन पार्टियों में कोई फॉलोइंग नहीं है जी। फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। और फिर तो क्या कमाल होगा साहब, आप सिर्फ विजुलाइज करें कि पूरी पार्लियामेंट खड़ी हुई है सिवाय चंद एक को छोड़कर, हाथ पे हाथ बांधे हुए, और पूरी काबीना के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए, और सबको 6-6 महीने कैद। चलो भाई 6-6 महीने कैद और डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा? आप इंतखाबात कराएंगे, इंतखाबात होंगे उसके बाद जी। क्या सोचते हैं आप? मेरा ख्याल है हम एक ऐसे आईनी बुरान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, हम पहले माशी बुरान से 2-4 थे, फिर हम सियासी बुरान से 2-4 हुए, फिर हम अखलाकी बुरान से 2-4 हुए, अब हम आईनी बुरान में दाखिल हो रहे हैं। बुनियादी तौर से हमें फेल स्टेट कहा जा रहा है। तो इसका वाहिद हल ये है कि फुल बेंच बैठे, जो मुतनाज़ा जज हैं वो अगर चाहें तो ऑप्ट आउट कर लें, बाकी बैठ के इस पर डट के फैसला करें, बात करें। यहाँ आइन का मसला भी है, जमहूरियत का मसला भी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो बिलावल भी कह चुके हैं और लोग भी कह चुके हैं कि ना हम होंगे, ना शहबाज होंगे, ना खान साहब होंगे। ठीक है बेग साहब, आपसे दोबारा गुफ्तगू को हम यहीं से बढ़ाएंगे। ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। नासिर बेग चौथाई साहब इन कॉन्वर्सेशन ही रहेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो जाने से लेकर आज तक ये सब आपको स्क्रिप्ट नहीं लगता है? किसी ने तो समझाया है कि आइन के जरिए जो फतह का रास्ता है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि आज भी लोग इसी कश्मकश में हैं कि दोनों असम्बलियां उन्होंने डिसॉल्व की हैं और फौरन ही मुतालबा कर रहे थे कि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं। जो मुल्क की सूरत हाल थी, मुल्क की सूरत हाल तो बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस तमाम सिचुएशन की। देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि खान साहब ने पता नहीं किस सोच फिक्र के तहत असम्बलियां तोड़ी। असम्बलियां उनकी बहुत ताकतवर थी, चल रही थी, उनके जरिए बहुत कुछ कर सकते थे। जो अब करना चाह रहे हैं वो उनके जरिए कर चुके होते वो ताकतवर। अब फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि मैं फिर वापस जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 63A में इजाफा किया, जो उसका इख्तियार नहीं था, वो इजाफा करके उन्होंने हमजा की हुकूमत को हटाया और इनकी हुकूमत को आने दिया। जिन्होंने हमजा को वोट दिए उनके वोट काउंट नहीं किए गए। आइन में कहीं नहीं लिखा भाई, जो आइन की बात करते हैं ना, बहुत तख्ता लगाते,
अभी फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे कि आइन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि वोट काउंट नहीं होंगे, तो ये लिखा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वोट देने के बाद जाहिर काउंट होंगे वोट, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने वोट दिया। वहां पर मसला आया। तो एक तो ये कोई बचपना था, मैं खिलौना तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया तोड़ दिया। फिर उसके बाद को ख्याल था कि इंतखाबात हो जाएंगे, वो नहीं हो रहे। अब मुझे तो नजर नहीं आ रहा इंतखाबात होते। तो अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, उनके हाथ में वो कोई रास्ता नहीं है। चुनांचे उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि अब किसी और तरीके से। अच्छा, जो उनका लॉन्ग मार्च था, अच्छा एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर लॉन्ग मार्च नहीं करते, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करते, नहीं लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करते, तो आज हुकूमत कोई और होती। ये तय हो चुका था कि अगर ये हुकूमत अगस्त में चली जाएगी, पिछले अगस्त में बजट देने के बाद इन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया डेट देने के लिए। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे अब, और उस पर सब मुत्तफिक हो गए कि अब वाकई नहीं जाना चाहिए। और अब हालात चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हालात सब अभी देख रहे हैं हम। खान साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि रिजल्ट्स भी तभी मानेंगे जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे, और वो अभी से ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के कंट्रोल में है। तो पहले ही वो ऐसी सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं कि शायद जो रिजल्ट्स आए वो उसको भी ना माने। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। हमेशा से उनका रिकॉर्ड यही है कि जब हारते हैं वो तो वो नहीं मानते, जो मैं नहीं खेलता, और कह के विक्टो चले जाते हैं वो। दूसरा जुमला भी आपने कहा इलेक्शन कमीशन, मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक कर गया वो। इलेक्शन कमीशन डाखाना बन गया है अब। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बुनियादी इख्तियार, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान और डेट का ऐलान खुद ले लिया अपने पास, ये हुक्म दे सकते थे कि जी आप इलेक्शन की डेट दें और विदिन इतने टाइम में दें आप, और उसका ऐलान करें शेड्यूल। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा शेड्यूल दे दिया आपको, इतने नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी, ट्राइब्यूनल ये दरख्वास्तें सुनेगा, इसके फैसले इस वक्त होंगे, इस दिन पोलिंग होगी। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या रह गया? अगर उसका नोटिफिकेशन पढ़ें आप और से, तो लगता है कि मजबूर महज है, ये नोटिफिकेशन बिल जबर है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम वाजिब है। तो मैं तो एक आईनी इदारा हूं, मुझे इसका एहतराम करना है। उन्होंने लिखा है एज पर रिजर्व डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हम ये ऐलान कर रहे हैं, उन्हें अपना नहीं कहा है। तो ये एक मसला हो गया है। मुझे लगता है ये कि हालात खराब हो रहे हैं। ठीक है बेग साहब, आलमी मंजरनामे की अगर हम बात करें, चीन में सऊदी अरब और ईरानी वफ्द की जो एक और मुलाकात हुई है, जबकि पाकिस्तान को हम सऊदीया से देख रहे हैं $2 अरब की इमदाद भी मिल रही है। ये जो आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो सकेगा पाकिस्तान, और या हम ये कहें पाकिस्तान को फायदा उठा सकेगा? ये मेरा बड़ा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरे लिए। मैं 15-20 साल से इस पे काम कर रहा था जी। ये मेरे लिए बड़ा एक अनोखा वाक़या है कि चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब की मुलाकात हो रही है, और पहली मुलाकात ही दूसरी मुलाकात है। और चीन और कोई और नहीं ना, चीन सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती करा रहा है, ताल्लुकात बहाल कर रहा है। सीरिया से ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं उसके, यमन से उसके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं सऊदी अरब के। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमन का रास्ता तरक्की का रास्ता है, दोस्ती का रास्ता तरक्की का रास्ता है, अपनी बका का रास्ता है। ये मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बिल्कुल पढ़ लिया, उसको रट लिया, उसको हिफ्स कर लिया। ईरानी भी समझ गए, ठीक है, ईरानी भी समझ गए कि लड़ाई वड़ाई में कुश्ती रखा हुआ है, हमारी तरक्की मुतासिर होती है, यूरोप हमें ब्लैकमेल करता है, अमेरिका हम पे डंडा लेके चढ़ जाता है। तो बेहतर ये, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका से कमजोर हुए हैं, बिल्कुल। और इसी तनाजुर में नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी गई सऊदी अरब में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पीटीआई हमेशा यही कहती दिखाई देती है, मफरूर हैं, मुल्जिम हैं, तो एक मुल्जिम को, मफरूर को फिर सऊदी अरब क्यों बुला रहा है? और इस हवाले से तो कैंपेन भी चलाई जा रही है कि सऊदी हुकूमत को खत लिखे जाएंगे कि नवाज शरीफ चोर है। तो ये क्या कर रही है पीटीआई? अच्छा, खत तो कोई असर नहीं करते, क्योंकि सऊदी अरब में कोई लॉबिंग काम नहीं करती जी, कोई लॉबिस्ट नहीं है वहां पर कोई, जैसे अमेरिका में लॉबिस्ट हैं जी, जो फोन करते हैं रोजाना, वो नहीं है सऊदी अरब में। और सऊदी हुकूमत जो भी फैसला करती है वो बहुत सोच समझ करती है। मैं वहां पर रहा हूँ,
मुझे इसका तजर्बा है, मैं अखबार में था कि तजर्बा है कि सऊदी हुकूमत किस तरह फैसला करती है। अब शाह से मुलाकात और शाह की तरफ से दावतनामा, ये कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल, अगर जाहिर है नवाज शरीफ साहब गुड बुक्स पे नहीं थे सऊदी अरब की एक अरसे तक, सऊदी अरब उनसे नाराज था, बल्कि मुझे अंदाजा है कि जब आखिरी बार गए थे उम्रे पर तो शायद उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी किसी से, ठीक है, ना गवर्नर से ना किसी और से। सऊदी शाही दीवान से बादशाह की तरफ से दावतनामा आना कि आप आइए, तशरीफ लाइए 10 रोज के लिए, आखिरी अशरे में मैं आपको अपना जहाज भेजूंगा, खुसूसी जहाज भेजूंगा, ठीक है, उसमें आप तशरीफ लाइए। ये इतनी बड़ी बात है कि कोई मजाक इसका उड़ाए या ना उड़ाए। बेग साहब कमेंट जरा शॉर्ट कीजिएगा, वक्त की कुछ कमी है। जी जी, कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, तो मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब की बहाली हो गई है सऊदी अरब में, और ये बड़ा वाकया है और ये आने वाले वक्त में आप पर असरअंदाज होगा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ये $2 अरब आपको मिल रहे हैं सऊदी अरब, उसका स्टॉक देख लीजिए आप, स्टॉक पर रिजल्ट 540 स्टॉक जंप कर गया, डॉलर नीचे आ गया, एक ही झटके में इतना साफ हो गया। दुबई से भी आ जाएगा तो कुछ और फायदा हो जाएगा, लेकिन ये आज ये सब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, मदद तो की जा रही है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की, जो दिन ब दिन सुखड़ती जा रही है और दिन ब दिन उसमें मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि IMF पाकिस्तान को जितना कर्ज देने में तंग कर सकता है वो कर रहा है, अपनी जितनी सख्त शराइत हैं वो पेश कर रहा है। और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इन तमाम शराइत को मान भी चुकी है। तमाम सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो IMF से पाकिस्तान को पहली इंस्टॉलमेंट मिलनी है, अभी भी हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल पा रहा। हमारे अवाम की चीखें हों या हुकूमत की मिन्नतें हों, IMF को इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इमरान खान हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है तो उसका बोझ मौजूदा हुकूमत और अवाम के कंधों पर है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उनका भी यही कहना था कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये लोग खजाने में कुछ नहीं छोड़ के गए। और अब मौजूदा हुकूमत भी यही बीन बजाती दिखाई दे रही है अवाम के सामने, और पेश सिर्फ अवाम रही है। अवाम इतनी ज़्यादा महंगाई का सामना कर रही है। गलती एक बंदे ने की है और नतीजा 22 करोड़ के ऊपर क्यों लागू हो, मगर ऐसा ही होता है। खैर, अगर बात करें सऊदी अरब की, जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा, जिसकी तस्दीक अब IMF की जानिब से भी कर दी गई है। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात से फंडिंग का भी इंतज़ार किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जो इजाफी $1 अरब के डिपॉजिट्स हैं उस पर इस वक्त काफ़ी नज़रें मरकूज़ हैं। और बात करें फ्यूल सब्सिडी के हवाले से तो IMF से जो मुआहदा है वो इसकी सबसे बड़ी रुकावट है, वही इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि सस्ता पेट्रोल तजवीज़ ख़त्म करना होगी, जबकि हुकूमत ने इस हवाले से ताहाल कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की है। कब तक IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत लेती रहेगी और जो पाकिस्तानी मईशत है वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कब बेहतर करेंगे, कब जो फैक्ट्रीज मौजूद हैं, सनतें मौजूद हैं, उनको हम सब्सिडीज़ कब देंगे, उनको हम बिजली सस्ती कब फराहम करेंगे। तो दूसरी जानिब मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा हैं, उन्होंने कहा कि बैरूनी फंडिंग के हवाले से शराइत पूरी होने पर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा, जिसका बहुत देर से इंतजार किया जा रहा है। और उधर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट, हालिया मुआशी तरक्की और उससे मुतल्लिक खदशात पर अपनी रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो रिवायती जो जरिए हैं, जो सब्सिडीज़ की फराहमी है उसको कम किया जाए, अखराजात को कम किया जाए, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान जो पायदार नमू मुआशी रिफॉर्म्स के ज़रिए ही हासिल कर सकता है। तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना है कि कहाँ पर इस्लाहात करने की ज़रूरत है, कहाँ पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।